Good morning to all. Welcome to Suresh Gandhia University. Today we are going to study Gantt charts. Okay, used by an industry that requires project management. बेसिकली ये चार्ट्स का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है, डेवलप किया जाता है. ओके, तो कहाँ किस टाइप की इंडस्ट्रीज में, लाइक कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, चेंज मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. ओके, a Gantt chart can also be used to plan our personal projects and track our own strategy targets. Okay. When they are used, identifying and planning activities and their expected durations, monitoring and tracking the progress, identifying issues that can delay the project, serving as communication tools by showing the team the progress they are making, keeping management updated on project progress. ठीक है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, इस टाइप के चार्ट्स का इनका यूज होता है आइडेंटिफाइंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज एंड देयर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस. ठीक है, कि जब भी कोई भी एक्टिविटी या किसी भी टास्क के ऊपर काम करना है, तो उसको उसके बारे में जानने में, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह या उससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग्स वगैरह की जाती हैं, ठीक है, और उसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या होगा कि हाँ भाई इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा विद प्रॉपर आउटपुट. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द प्रोसेस. मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, उनकी वजह से प्रोजेक्ट आपका कितना डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना कैसे क्या उसके अंदर वर्किंग है. ठीक है, ये सारा उसके अंदर देखा जाता है उस चार्ट्स के थ्रू. सर्विंग एज कम्युनिकेशन टूल्स, showing the team the progress they are making, keeping management updated on project progress. ठीक है, क्या होगा कि हाँ भाई वो चार्ट्स के बेसिस पर जो भी जो भी वर्किंग टीम है उनको शो करना कि हाँ भाई आप सही वर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है तो किस फेज में है वो प्रॉब्लम. ठीक है, कि किस प्रोग्रेस पे उनका वर्क जा रहा है. साथ के साथ जो भी मैनेजमेंट है उनको अपडेट करना टाइम टू टाइम कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है और इसमें इतना वर्क हो चुका है या ये प्रोग्रेस लेवल है. ठीक है, ये इतना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है. मतलब इस एनालिसिस के बेसिस के लिए चार्ट्स का यूज लिया जाता है. ओके, साथ के साथ इनका अपने पर्सनल यूज में भी कि भाई हम पर्सनल अपना कोई प्लानर तैयार करना चाहते हैं, डे बाय डे हम अपना वर्क को डिवाइड करना चाहते हैं कि हाँ भाई इस दिन ये वर्क करना है, ये तो वो सारी प्लानिंग के लिए भी हम ये चार्ट्स को बना सकते हैं. ओके, इसके बेनिफिट्स हैं. के बेनिफिट्स: simple way to schedule your activities, allow to see how project is performing at a glance, allow to focus efforts and reacting quickly to unexpected situations, allow to communicate progress and issue as they arise,
helping determining the needed resources. क्या हुआ इसके अंदर कि क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे? अ सिंपल वे टू शेड्यूल अ एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए ये बना रहे हैं तो क्या होगा ये, मतलब कोई भी अपन अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानर्स बनाते हैं, हर कोई अपना डे बाय डे टाइम टेबल बनाता है कि हाँ भाई आज हमें उठ के ये काम करने हैं या उसके बाद ये काम करना है, ठीक है, इस तरह से हम अपना पूरा स्केड्यूल डिसाइड करते हैं। तो उसको बनाने के लिए, वो अपना डिसाइड जो किया गया है उसको प्रॉपर तरह से मैनेज करने के लिए इन चार्ट्स का यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अलाउ टू सी हाउ प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग एट अ ग्लैंस। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे जैसे कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, वर्किंग मोड में है, ठीक है, तो किसी टाइम पे देखना है कि अच्छा कितना प्रोजेक्ट हो चुका है, कितनी वर्किंग इसमें हो चुकी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी और किस तरफ ये बढ़ रहा है। मतलब बढ़ रहा है से मतलब है कि कितनी उसने अपनी फुलफिल कर दी है रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, अलाउ टू फोकस एफर्ट्स एंड रिएक्टिंग क्विकली टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। ठीक है, कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, बनाते प्रोजेक्ट को बनाते बनाते, तो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है या उसमें क्या चेंजेस की नीड है, ठीक है, किस तरह से उससे ओवरकम हो सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, डेवलप हो गई है, तो उस पे हैंड टू हैंड किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये चीजें हम उसमें प्रॉपर तरह से मैनेज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये हमें this also allows to communicate progress and issues as they arise। अब इसको किस तरह से ये करेगा, देखो, ये अलाउ करेगा, अलाउज टू कम्युनिकेट प्रोग्रेस and issue as they arise, helping determining the needed resources। ठीक है, साथ ही साथ ये इसके बारे में भी हमें जानकारी या इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई कोई भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क किया जा रहा है तो क्या क्या रिसोर्सेज की नीड रहेगी और वो रिसोर्सेज किस तरह से अपना प्रॉपर आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट भी कर लीजिए। A Gantt chart is a type of bar chart that shows the start and end dates of our activities। ठीक है, ये जैसे हमने अपने स्कूल टाइम पे मैथ्स के अंदर बार चार्ट टाइप बनाए थे,
ठीक है, एग्जैक्टली ये उसी टाइप से होता है जो कि हमारे किसी भी एक्टिविटी को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, वी कैन सी इन चार्ट चार्ट क्या कि द एक्टिविटीज की क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो फिनिश हो जाएंगी, और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और टीम फॉर कंप्लीटिंग ईच ऑफ दैम, कि मतलब जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है या जितने भी टाइम पीरियड में वो फिनिश होनी है, या वो एक्टिविटी एक्चुअल में परफॉर्म करनी क्यों है, तो ये सारा उस पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करता है जो कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, द ऑर्डर विच दे विल बी अकम्प्लिश, साथ के साथ इसके अंदर ये भी पता चलता है कि किस ऑर्डर में एक्टिविटी को या किसी भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर को परफॉर्म कराना है। ठीक है, other information can also be shown in this: the needed resources, the cost estimates, the key project milestones, the dependencies between activities, the critical path, the progress and status of activities, the progress and status of the project as a whole. ठीक है, क्या मतलब रहा इसका? ये मतलब रहा कि क्या क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत होगी किसी भी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, साथ के साथ क्या कॉस्ट एस्टिमेट्स रहेंगे कि कितना क्या टाइम, अब ये कॉस्ट एस्टिमेट मनी वाइज भी एस्टिमेशन है ऑफ कॉस्ट, साथ के साथ टाइम वाइज भी, कि कितना टाइम कॉस्ट इसके अंदर रहेगा, कि हाँ भाई जितना टाइम दिया गया है वो उसी डेडलाइन में उसे फुलफिल करेगा या उससे एक्स्ट्रा टाइम भी लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द की प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। ठीक है, कि कौन कौन से स्पेशल मतलब मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे की वर्क करना जरूरी है। देन डिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, कि किसी भी एक्टिविटी का जो आउटपुट है वो दूसरी एक्टिविटी के लिए क्या पता है वर्क कर सकता है। ठीक है, या अदर एनी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज कैन ऑल्सो बी अवेलेबल। द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मतलब जब कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। ओके, द प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ एक्टिविटीज, द प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ होल। ओके, डिटेल्ड चार्ट कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जैसे अगर डिटेल फॉर्म में अगर उसे बनाते हैं, बड़े लेवल पे कोई चार्ट बनाते हैं, पहले जो हमने बनाया वो तो छोटे छोटे जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता था उसके बेसिस पे हम बार ग्राफ खड़े कर देते थे, तो उसी बेसिस पे। लेकिन अब अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए ही यूज में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर बड़े लेवल पे जब हम काम करते हैं, तो जो जॉइंट चार्ट होते हैं वो भी काफी डिटेल्ड होते हैं। ठीक, देखते हैं क्या है ये। अब ये क्या क्या चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है, रिक्विजाइट्स है, उनको किस तरह से ये फुलफिल करेगा, हेल्प करेगा फुलफिल करने में। व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक, which activities are on time and which are no, who should do them, what are the needed resources, what are the key stages and milestones, what are the relationships between the various activities, what is the percentage of completion। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि फिनिश होना जरूरी है। ठीक है, और किस ऑर्डर में होना जरूरी है, किस फेज में होना जरूरी है, और उन एक्टिविटीज को पूरा होने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स हैं। वैसे तो
वही जो अभी तक डिस्कस किया वही है सारा, तो एक बार आप देख लो किसको परफॉर्म करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा इसमें, कौन सी एक्टिविटी टाइम पे परफॉर्म होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया वही कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो ली गई है यूजर से, और फिर उसके बाद क्या यूजर का वर्क है। ठीक है, ये बताए इस तरह से हो गया जैन चार्ट की डिटेल्ड आंसर इट गिव्स। ओके, a Gantt chart is created by drawing horizontal bars to represent the time duration of activities. By looking at the chart, you can see the sequence of the activities, how long each activity takes, compare the planned and actual duration of the activities. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जितनी भी बार है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को शो करते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग है, मतलब क्या कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, किस तरह से वो अपना वर्क करेंगे, ये सारा के सारा वो डिनोट करता है। लेकिन जो ये एक बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, ये आपका एक एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ठीक है, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, वेरियस वेरियस, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या एक्टिविटी किस बार के थ्रू डिनोट हो रही है। ठीक है, ये हमें टाइम भी बता रहा है साथ के साथ। हम ये किस के थ्रू इम्प्लीमेंट की गई है, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, साथ के साथ हाथ से भी बनाई जा सकती है। इफ वी नीड more elaborated features we might want to go for the project management software. ओके, तो ये इस तरह से वर्क करता है। ये इसका एक पूरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर रोज में एक्टिविटीज दी हुई है और कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स में टाइम दिया हुआ है कि किस तरह से कितने टाइम में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी सपोज सेलेक्ट द टीम, तो इसको पूरा कंप्लीट वीक नहीं लगेगा, इसलिए इसने छोटे बार से इसको डिनोट किया है। ठीक है, फिर इसी तरह से डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स के भाई कौन सी टीम, मतलब क्या काम करना है, किस तरह से करना है, टीम मेंबर किस तरह से वर्किंग करेंगे। ओके, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में बार्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वही है एट्रीब्यूट्स है, कॉलम के जो नेम्स है वो क्या होगा, आपके टाइम इंक्रीमेंट्स इन वीक टाइम को शो कर रहे हैं। राइट में लेफ्ट में ये जो रोज है, रोज को की रे क्या है, इन एक्टिविटी ईच रो। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज को शो कर रहा है जो कि परफॉर्म करनी है। अब ये जो सेंटर में ये डॉटेड लाइंस है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, टुडे लाइन। टुडे लाइन मतलब अभी क्या चल रहा है। ठीक है, और ये जो डायमंड शेप है ये आपका डिनोट कर रहा है माइलस्टोन को। ठीक है, ईच बार शोज एक्टिविटी ड्यूरेशन स्टार्ट एंड एंड डेट्स। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हायरार्किकल डिलीवरेबल ब्रेकडाउन ऑफ द वर्क। ठीक है, हायरार्की मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि किसी भी वर्क का ट्री लाइक स्ट्रक्चर में
ब्रेक डाउन होता है, मतलब पार्टीशंस कर लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा और ये बंदा ये करेगा। ठीक है, मतलब कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में वो ब्रेक डाउन हो जाता है जो भी वर्किंग होती है। This also helps dividing the overall project into smaller, more manageable categories of वर्क। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, जितने भी अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जितनी भी अपनी प्रोजेक्ट है उनको स्मॉल स्मॉल चंक्स में या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी है कि जो प्रोजेक्ट है उसको स्मॉलर स्मॉलर एक्टिविटीज की फॉर्म में, कैटेगरीज की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वो इजीली वर्किंग स्टेट में रहे। ठीक है, और साथ ही साथ इजी मैनेजेबल हो। ओके, represents the entire scope of work for any given project. Next is proceeds detailed activity program। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है कि जब इनको किसी भी प्रोजेक्ट को हम स्मॉलर एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इजीली वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है, इजीली वर्केबल हो जाता है। मतलब कि represents the entire scope of work for any given project। ठीक है, इस तरह से है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। किस तरह से वर्क को ब्रेक डाउन किया जाता है। ईच डिसेंडिंग लेवल रिप्रेजेंट्स मोर डिटेल्स ऑफ वर्क। जैसे यहाँ पर है वर्क है 1 and 2। ठीक है, जैसे वर्क को किस तरह से किया गया है या डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पे चार्ट में या हायरार्किकल स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ठीक है, ईच डिसेंडिंग लेवल रिप्रेजेंट्स मोर डिटेल ऑफ वर्क। ईच डिसेंडिंग मतलब कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वो वर्क काफी डिटेल फॉर्म में रहेगा। ओके, द वर्क एक्टिविटीज आर कंटेन्ड विद द लोएस्ट लेवल in the form of work products or deliverables often called work packages। ठीक है, जितना जितना नीचे आएंगे वो उतना उसका डिटेल्ड वर्जन होगा। ठीक है, अब उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होगा कि ये किस तरह से क्या डिनोट करेंगे कि जो भी वर्किंग प्रोडक्ट है या वर्केबल प्रोडक्ट है या जिसके भी ऊपर वर्क किया जा रहा है उसको मैनेज करना। ठीक है, ऑफन कॉल्ड वर्क पैकेजेस। वर्क को किस तरह से पैकेज करना है, बाय डिस्क्राइबिंग डिलीवरेबल्स एंड नॉट एक्टिविटीज। ठीक है, द प्रोजेक्ट टीम हैज मोर फ्रीडम फॉर प्लानिंग वर्क एक्टिविटीज। ओके, जब भी अ, ये जैसे हिरार्की के फॉर्म में इसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद वो जो एक्टिविटीज है, मतलब ये डिवाइड करना भी हर किसी को तो नहीं आएगा ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर बंदा होगा। ओके, तो ये इसमें ये है कि एक्टिविटीज को आउट नहीं करना, लेकिन ये हम आउट कर सकते हैं कि क्या डिलीवर करना है। ओके, इसमें क्या अप्रोच रहती है, आइडेंटिफाई द मेजर कैटेगरीज एंड ऑल द रिक्वायर्ड वर्क। सब इससे पहले का नोट कर लीजिए किस तरह से ये डिवाइड किया जाता है, किस तरह से वर्क स्टेज में रहता है। हाँ,
ठीक है, ना उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस रहेंगी। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर कैटेगरीज एंड ऑल द रिक्वायर्ड वर्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या, जो भी अप्रोच या जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी एक्टिविटीज है जिनको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सब उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, क्या कैटेगरीज कि मतलब क्या वर्क डन करना है, क्या वर्क डन करना है, क्या उनको करना है। ठीक है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, जो भी वर्क की गई है उसके ऊपर। फिर ओके, then estimates the start date and time required for each activity. Draw horizontal bars to represent the activities and their durations. Okay, assign responsibilities, identify milestones and recourses. As the project progresses, update the chart to reflect changes as soon as they occur. Okay, क्या मतलब हुआ इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने देखा कि वो कैटेगरीज को मेजर करता है। ठीक है, कि जो भी काम करना है उसे किस तरह से करना है, रिक्वायरमेंट वगैरह को एनालिसिस करना, ये सब। फिर उसके बाद जो भी काम करना है उसका सीक्वेंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, कि किस तरह से उसको परफॉर्म कराना है। उसके बाद कितने टाइम पीरियड में वो स्टार्ट और एंडिंग, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, फिर उनसे रिलेटेड, उन एक्टिविटीज से रिलेटेड कि हाँ भाई ये एक्टिविटी इतने टाइम पीरियड में फिनिश हो जाएगी, ये एक्टिविटी इतने टाइम पीरियड में फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बेसिस पे चार्ट बनाते हैं। फिर चार्ट को देख के ही बार्स बनाए जाएंगे कि हाँ भाई किस तरह से वर्किंग करनी है। फिर जैसे एक्टिविटीज बन गई है, ठीक है, उन एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है टीम मेंबर्स में कि हाँ भाई आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, आपको ये फुलफिल करनी है। उसके बाद रिसोर्स, रिसोर्सेज एंड माइलस्टोन्स। ठीक है, अब क्या होगा, चेक करेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कौन बहुत ज्यादा प्रॉपर तरह से उसमें वर्क कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी अ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई टीम है। ठीक है, टीम के अंदर हर किसी टीम का टीम मेंबर होते हैं। ठीक है, तो हर किसी टीम मेंबर का अपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है। ठीक है, तो वो सारा इसके अंदर चेक किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ इस टीम मेंबर में कौन सा बंदा किस एक्टिविटी पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, as the project progresses, update the chart to reflect changes as soon as they occur। ठीक है, जैसे जैसे उसमें वर्किंग होती है चार्ट के अंदर शो करते जाना होता है। फिर some activities will need to completed before we can start next one। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि हाँ भाई कोई एक्टिविटी है वो अपनी प्रीवियस एक्टिविटी पे डिपेंड होगी, तो प्रीवियस एक्टिविटी को अकॉर्डिंगली टाइम पर अपना वर्क कंप्लीट करके वो अपना आउटपुट की नेक्स्ट एक्टिविटी को अवेलेबल कराना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कंडक्टिंग द सर्वे, वी नीड टू फिनिश द डेटा कलेक्शन बिफोर वी कैन स्टार्ट एनी सर्वे। ठीक है, या एनालिसिस। फिर अदर एक्टिविटीज कैन नॉट other activities cannot end until proceedings one have ended। भाई जब तक पहले मतलब यूं देख सकते हैं कि पेरेंट एक्टिविटीज फिनिश नहीं होंगी तो चाइल्ड एक्टिविटीज कैसे फिनिश हो जाएंगी। इन जनरल देयर आर फोर मेन रिलेशनशिप्स बिटवीन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। फर्स्ट इज एसएस, देन एसएफ, एफएस एंड एफएफ। अब ये क्या चीज है।
A good practice is when modifying the chart is to write the appropriate notation that explains the reason for the change. इसके अंदर क्या है, जैसे चार्ट बनाए, ठीक है, तो सबसे सही चार्ट कौन सा होगा, जो इजीली मॉडिफाइबल हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी चेंज अगर अगर किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी प्रोजेक्ट में चेंज अकर्स हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट चार्ट जो बनाया है वो भी इजीली मॉडिफाइबल हो, ठीक है, साथ के साथ वो ये भी एक्सप्लेन करे कि हाँ भाई इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं वो क्यों चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, किस एक्टिविटी में किए गए हैं, किस टाइम पीरियड पे किए गए हैं, और चेंजेस क्यों किए गए हैं, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या आया है। मतलब उनको ओवरऑल कंप्लीट डिटेल देने की ज़रूरत रहती है इसके अंदर कि भई आपने जो भी वर्किंग की है वो क्यों की है, किस बेसिस पे की है और इसका क्या रिस्पेक्टिव आउटपुट रहा है। ओके, it is usually more acceptable to complete a project ahead of schedule than have to continually move out the completion date, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो जितने भी चेंजेस हैं वो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। It is usually more acceptable to complete a project ahead to schedule than have to continually move out of a completion date, ठीक है। It can be helpful if there is a safety factor to allow for slippages। क्या मतलब हुआ इसके अंदर कि ये तब ज्यादा हेल्पफुल होती है जब इसके अंदर सेफ्टी फैक्टर्स भी अलाउ हो। ओके, क्या है ये, size the activities appropriate to intent if if we are managing a time critical process, we may break down the activities into more defined steps. However, if want to maintain general oversight of an entire project, we might have fewer activities. Be careful when allocating scarce resources such as subjects, specialists or expensive equipment। ठीक है, क्या है अब इसके अंदर जाइंट चार्ट्स बनाते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी है उसका साइज इतना ही होना चाहिए जितनी की हमें नीड हो, ठीक है, जो भी हमने सोचा है कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड में ये एक्टिविटी फिनिश होनी चाहिए और इस एक्टिविटी के अंदर ये वर्किंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, तो मतलब उतना ही उसको स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर टाइम क्रिटिकल प्रोसेस है वो मतलब कि फिक्स टाइम में इतना टाइम, इतनी फिक्स डेडलाइन के अंदर ये इतना वर्क हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको और स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये है कि अगर ज्यादा एक्टिविटीज होती है तो उनको मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना मेन टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर मिले, चाहे फिर हम उसकी एक्टिविटीज ज्यादा डिवाइड करें या नॉर्मल कम, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कोई रिसोर्स अलॉट किया जाता है किसी भी एक्टिविटी को, तो हमें ध्यान से काफी वर्किंग करने के बाद भी उनको अलॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एक्टिविटी को कोई रिसोर्स अलॉट किया जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस पर प्रॉपर वर्क करे और वर्क करने के बाद रिसोर्सेज को वापस से रीअलोकेट कर दे, मतलब दे दे। ओके, थैंक यू।
चाहो तो इसमें और भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम